दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से अंग्रेजों के द्वारा शोषण को झेल रही जनता का गुस्सा सन 1920 में जाकर फूट पड़ा। इस समय गांधी जी के नेतृत्व में लगभग पूरे भारत में एक साथ जन आंदोलन हो गया था। इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया और जनता ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ अहिंसक असहयोग की भावना जताई। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह पहला मौका था जब किसी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला के रख दिया था। इसी आंदोलन को भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में अगस्त का महीना वैसे तो कई कारणों से याद किया जाता है, लेकिन 1 अगस्त 1920 का दिन कुछ खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इससे पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में राष्ट्रवादी भावनाएं फैल गई थी। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एक करना। इस आंदोलन में कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस दिन महात्मा गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी इस आंदोलन में कई प्रमुख लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जैसे वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालचारी और जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे कई लोगों ने अपने कानून के पेशे को छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है। असहयोग का मतलब होता है किसी को सहयोग न करना या फिर परमानेंटली सहयोग करना बंद कर देना, यानी किसी से नाराज हो जाना और नाराज होकर उसका साथ न देना। और यही हमने भी किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यह एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन माना जाता था, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश सरकार से नाराज होकर यह फैसला लिया कि वो लोग अपनी सरकारी नौकरी उपाधियों को छोड़ देंगे, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर देंगे, सेना में भर्ती नहीं होंगे और करों का भुगतान नहीं करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था स्वराज और स्वशासन की स्थापना करना। गांधी जी ने यह वादा भी किया कि अगर यह अभियान अंजाम तक पहुंच गया तो हम 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो अब हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। आखिर क्यों जनता इतने आक्रोश में, इतने गुस्से से भर गई कि उन्हें असहयोग आंदोलन करना पड़ा। तो इसका सबसे पहला कारण था आर्थिक परेशानियां, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अलग अलग तरह से आर्थिक परेशानियां पैदा हो गई थी। जैसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे भारतीय जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके का कोई भी ठोस कदम नहीं ले रही थी, जिससे क्या हुआ, भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश में भर गई। एक्चुअली हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को युद्ध में साथ देने को कहा था और उनसे ये वादा किया था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन की जीत हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से किए हुए वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और वादे के बदले रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया। इसीलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ, तब देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों के द्वारा की जा रही गतिविधियों और आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून बनाने का फैसला लिया था ब्रिटिश सरकार ने। 10 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यह अधिनियम पारित किया था। इस एक्ट को एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुचलने के लिए बनाया था, जिसका मकसद था भारतीय जनता को स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार से दूर रखना, ताकि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ भारतीयों को रोका जा सके। क्योंकि इस अधिनियम में कई अन्यायपूर्ण प्रावधान रखे गए थे, इस वजह से भी देश की जनता ने इसका विरोध किया। जैसे पुलिस को किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने और बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उस व्यक्ति को मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था।
इसके साथ ही इस एक्ट के जरिए प्रेस की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया था, जिससे जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। अब महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक हड़ताल करवाई, जिसमें दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। इधर लाहौर और पंजाब में भीड़ में पुलिस ने गोलियां जला दी। तब क्रांतिकारी श्रद्धानंद जी और डॉक्टर सत्यपाल के बुलाने पर गांधी जी दिल्ली चले गए, जहां गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए एक सत्याग्रह सभा बैठाई, जिसमें मुख्य रूप से लालदास, द्वारकादास, शंकरलाल बेनकर, उमर सोमानी, बीजी हरनीमन ने मुख्य भूमिका निभाई। दोस्तों, रॉलेट एक्ट का देश के हर कोने में विरोध किया गया। इधर अंग्रेजों ने भी इस विरोध को दबाने की पूरी कोशिश की। जगह जगह पर जनता पर अत्याचार किए और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। बस इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी ने ही एक नए आंदोलन को जन्म दिया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन का तीसरा और सबसे बड़ा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक्चुअली हुआ क्या था, जब पूरा देश रॉलेट एक्ट के खिलाफ खड़ा था, तब देश के दो बड़े क्रांतिकारियों, पहले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए 10 अप्रैल को आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी से नाराज होकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस वजह से पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। क्रांतिकारियों के गुस्से और आक्रोश को बढ़ता देखकर 12 अप्रैल को आंदोलन के दूसरे नेता और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश निकाले गए। अब दिन आता है 13 अप्रैल 1919 का। उस दिन पंजाबियों का मेन त्योहार बैसाखी भी था और उसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ दो नेताओं डॉक्टर राज्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी। इस सभा में कुछ नेता अपने भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू होने के बावजूद भी हजारों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। जब उन्होंने सुना कि जलियांवाला बाग में सभा हो रही है, तो वो लोग भी वहां पहुंच गए। सभा में सभी तरह के लोग थे, जैसे बच्चे, बूढ़े, बड़े और महिलाएं। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे इस सभा में। जब ब्रिटिश सरकार के पास ये खबर पहुंची कि जलियांवाला बाग में ऐसी सभा हो रही है और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं फिर से एक बार 1857 की गदर की यानी विरोध की स्थिति पैदा न हो जाए, जिसे अंग्रेज न होने देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब नेता लोग बाग में भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा, जिनके हाथों में भरी हुई बंदूकें थीं। सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेरा और बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोस्तों, 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई गई। स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि वहां देखते ही देखते लाशों के ढेर लगने लगे थे। दोस्तों, ये जो जलियांवाला बाग था ना, ये एक खाली मैदान था जो मकानों के पीछे की तरफ था और इसमें आने जाने का बस एक ही रास्ता था, जिसे भी जनरल डायर के सैनिकों ने बंद कर दिया था। इसलिए वहां से भागने का कोई और रास्ता नहीं था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए, लेकिन देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से भर गया। तभी से इस कुएं को शहीदी कुआं भी कहा जाने लगा। इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, इस घटना को पूरे 104 साल हो गए, लेकिन आज भी जब इस घटना के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं तो रूह कांप उठती है। जनरल डायर ने लोगों को डराने के लिए ये हत्याकांड किया था, ताकि लोग आज़ादी के इस आंदोलन से पीछे हट जाएं। लेकिन ब्रिटिश सरकार की ये सोच गलत साबित हुई, क्योंकि देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस घटना के बाद इसकी जांच के लिए एक समिति बैठाई गई, ये जानने के लिए कि इस घटना के क्या कारण थे और इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। इस समिति को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समिति का नेतृत्व लॉर्ड विलियम हंटर ने किया था और इस समिति ने जलियांवाला हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर को बताया। इसके बाद इन सब के बीच एक और आंदोलन शुरू हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का भी मेन कारण प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता है, क्योंकि उस समय तुर्की मुसलमानों का धार्मिक स्थान माना जाता था। भारत के साथ साथ पूरे विश्व के मुसलमान लोग तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता, खलीफा मानते थे। भारत के मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय इस विश्वास के साथ अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था कि तुर्की का पवित्र स्थान खलीफा को दे दिया जाएगा। इस वजह से मुसलमान लोग नाराज हो गए। एक्चुअली उस टाइम पर हुआ क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को अंग्रेजों ने हरा दिया था, तब मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन के रूप में एक समिति बैठाई गई थी।
जिसे हिंदू और मुसलमान ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया था। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू और मुसलमान में एकता बढ़ाने का काम किया था। बाद में महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और फिर इसे असहयोग आंदोलन का नाम दे दिया गया। दोस्तों, ये जो आंदोलन था ना, ये होने को तो अहिंसक था, लेकिन बाद में जाकर इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और इसी वजह से इस असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया। क्योंकि कुछ आंदोलनकारियों ने, खासकर गांधी जी ने, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद ये आंदोलन वापस ले लिया। इस हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था और इस चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, ये सोचकर कि इस आंदोलन में मेरी भी भूमिका थी। तो आखिर क्या था ये चोरी चोरा हत्याकांड जिसने असहयोग आंदोलन की दिशा ही बदल दी? अब ये चोरी चोरा कांड क्या था? तो दोस्तों, 1922 की सबसे बड़ी घटना थी चोरी चोरा कांड। ये कांड हुआ था आज के उत्तर प्रदेश और तब के यूनाइटेड प्रोविंस में। यूपी में गोरखपुर के पास एक छोटी सी जगह पर दो गांव थे, चोरी और चोरा। तो हुआ क्या था, इस कांड के 2 साल पहले अगस्त 1920 में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। इंग्लिश में उसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं। तो ये आंदोलन इतना सक्सेसफुल था कि इसे पूरा देश सपोर्ट कर रहा था और लोगों को लगने लगा था कि अब तो जरूर हमें आज़ादी मिल जाएगी, अब तो ब्रिटिशों को भागना ही पड़ेगा। लेकिन इस चोरी चोरा कांड ने पूरे आंदोलन को दबा के रख दिया। इतने बड़े आंदोलन को दबा दिया, आखिर कैसे? हुआ क्या, यूपी के चोरी चोरा में भगवान अहिर नाम के एक आदमी ने बाजार में जरूरी चीजों की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो बस बदले में पुलिस ने लाठी लेकर पिटाई शुरू कर दी प्रोटेस्ट करने वालों की। पिटाई तो की जो की, पुलिस वाले ले गए फिर इनको जेल में और बंद कर दिया। अब ये बात जब लोकल आम लोगों को पता चली तो लोगों में और ज्यादा गुस्सा भर गया। उनको लगा कि शांति से लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनको मारा पीटा क्यों? लोग भरे हुए तो थे ही अंदर से, और 2 दिन में आम लोग सड़क पर आ गए और शराब की दुकानें बंद करवाने लगे। तो पुलिस फिर से बीच में आई, लेकिन इस बार जनता ने पुलिस वालों को दबोच लिया और डिमांड की कि हमारे लीडर्स और लोगों को बाहर निकालो। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इसे हल्के में लिया। पुलिस ने क्या सोचा कि 2-4 लाठी चार्ज करेंगे, 2-4 बार हवा में फायरिंग करेंगे तो पूरी जनता डर के भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने हवा में फायरिंग शुरू की तो जनता हो गई पागल। पहले से तो गुस्सा था ही जनता में, और गोलियों की आवाज सुनकर हो गई बेकाबू। और फिर जनता ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो पुलिस ने भी जनता पर डायरेक्टली फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सोचा एक तो लोग मरेंगे तो पूरी जनता डर के भाग जाएगी, लेकिन जनता ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। साथ ही साथ 22 से 23 पुलिस वालों को भी जिंदा जला दिया। इस चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। लोग गांधी जी से बहुत नाराज थे कि आंदोलन इतना सक्सेसफुल जा रहा था तो एक छोटे से कांड की वजह से इसको बंद नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी का मानना था कि लड़ झगड़ कर आजादी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए शांति से। उस चोरी चोरा कांड में से फंसे लोगों में से 151 लोगों को मदन मोहन मालवीय ने फांसी से बचा लिया, लेकिन 19 लोगों को फिर भी फांसी हो गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर आंदोलन बंद नहीं किया जाता तो देश के बाकी हिस्सों में भी सेम ऐसे ही कांड होते। और कुछ लोगों का कहना था कि अगर आंदोलन रोकना ही था तो सिर्फ गोरखपुर में ही रोक देते, पूरे देश में क्यों रोका?